गुड मॉर्निंग। आज मंडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 11th के लिए। ठीक है। अच्छा, क्लास 11th पे क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 11th में हम फ्रिक्शन के बारे में हमने बताना स्टार्ट किया। फ्रिक्शन में एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर हो गया और फ्रिक्शन के इसके बाद वाले लेक्चर मैंने आपको फ्रिक्शन को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने समझा दिया था। अब क्या करना है ना, फ्रिक्शन में अपने को कुछ एप्लीकेशंस देखना है। तो जो एप्लीकेशंस होंगे ये तुमको तुम्हारे पैकेज को सॉल्व करने में या तुमको डीसी पांडे को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मेरे को लगता है 2 लेक्चर्स में लूंगा क्वेश्चंस के, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आपको ये तो एक तो ये देखना है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और दूसरा ये भी सीखना है कि कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। ठीक है। फ्रिक्शन कोई नया कहानी नहीं है। फ्रिक्शन बस एनएलएम में सोचना कि एक नया फोर्स जुड़ गया है, फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है दो कॉन्टैक्ट सरफेस को बनाए रखना। जब भी कॉन्टैक्ट सरफेस छूटना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होगा कि कॉन्टैक्ट सरफेस मेंटेन्ड होके रहे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है। पहले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, फिर जो आपके पैकेज के क्वेश्चंस है, पैकेज में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उनको मैं सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा आसान लगे पैकेज सॉल्व करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पता नहीं इसको क्या हुआ। देखो, पहला क्वेश्चन या पहला कंसेप्ट जो है वो क्या है? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ ब्लॉक। मतलब एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसको हमने एक रफ फ्लोर में रखा है। सपोज इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? म्यू का वैल्यू। स्टैटिक है, काइनेटिक है, ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया। अच्छा, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल है, और ये सरफेस रफ सरफेस है। अब ये बोला गया है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जाए जिससे मैं इस ब्लॉक को मूव करा लूं। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं ना, जो जो फोर्सेस प्रेजेंट है वो दिखा देते हैं। क्या क्या फोर्सेस प्रेजेंट है? तो सबसे पहले तो दिखा देंगे इसका खुद का वेट। फिर जहां अगर ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस से इसको क्या मिलेगा? नॉर्मल। तो एक तो अपन ने दिखा दिया नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में, और एक दिखा देते हैं इसका वेट एनजी। अच्छा, अब मेरे को बोला गया है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ ब्लॉक। अब ऐसा कोई कंपल्शन, देखो अगर मैं चाहता हूं कि ब्लॉक जो है वो शिफ्ट करे, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम जो फोर्स है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही अप्लाई करो। मान लो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने को मिनिमम बोला गया है। मिनिमम फोर्स जो है वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में सरफेस के पैरेलल के अलोंग जो फोर्स होगा वही मिनिमम फोर्स होगा। मिनिमम फोर्स कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मैंने बोला कि जो फोर्स अपने को अप्लाई करना था, ये एफ अप्लाइड, ये मेरा एफ जो है ये अप्लाइड फोर्स है। इस एफ को मैंने क्या किया है? कुछ एंगल पर इस एफ को मैंने क्या किया? हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा पर ऐसे अप्लाई किया है। बात समझ में आ रहा है? इस एफ का ही अपने को क्या करना है? मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। हमसे ये पूछा गया है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ ब्लॉक। तो मैंने जो फोर्स था, अब देखो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना दोनों का ऑप्शन अगर होगा तो पुल करना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू पुश, पुश करना। ठीक है, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, आजकल गाने ही इतने अजीब अजीब आते हैं भाई। गाने, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अरे कौन सा नशा कर रहा है? खर्रा खा रहा है और क्या कर रहा है? कौन सा नशा कर रहा है? अजीब अजीब से गाने आते हैं यार, और लोग यही गाए जा रहे हैं कौन सा नशा कर रहा है? खर्रा खा रहा है, खर्रा खा रहा है भाई। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ ब्लॉक। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको रोलर के टर्म्स में बताया था कि रोलर को पुश करना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू पुल करना आसान है। ठीक है, तो मैंने जो फोर्स अप्लाई, अब बात हो रही है मिनिमम फोर्स की, इसलिए मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो पुलिंग टाइप का नेचर का फोर्स है, और ये जो फोर्स है वो कुछ तो थीटा एंगल पर मैंने अप्लाई किया है। बिल्कुल सही सर। अच्छा, अब अगर फोर्सेस इंक्लाइंड होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ गया, और इस अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा जो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। बिल्कुल सही है सर। वाई डायरेक्शन के अलोंग तो कोई मोशन नहीं हो रहा। अलोंग वाई डायरेक्शन अगर मैं इक्वेशन लिखूं, अलोंग वाई डायरेक्शन, अगर मैं y डायरेक्शन के अलोंग इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? n प्लस एफ साइन थीटा।
n प्लस एफ साइन थीटा जो होगा वो mg के अलॉग होगा। क्यों mg के इक्वल होगा, ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि y डायरेक्शन में कोई नेट मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम फोर्स जिससे ये ब्लॉक जस्ट शिफ्ट कर जाए, तो ये जो x के डायरेक्शन में, अलोंग x डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, अलोंग x डायरेक्शन, अब मिनिमम फोर्स मेरे को चाहिए जिससे ये ब्लॉक शिफ्ट कर जाए। तो मिनिमम फोर्स के लिए अपन क्या बोलेंगे? जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है वो F cos थीटा का है। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है उसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए फ्रिक्शन फोर्स के, और वो भी कौन सा फ्रिक्शन? Fs मैक्स के जस्ट इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम फोर्स चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम के केस में अपन क्या करते हैं, ये ग्रेटर देन साइन वाले को हटा के हम सीधा ऐसे लिख लेते हैं कि F cos थीटा जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, Fs मैक्स के इक्वल है, क्योंकि बात हो रही है मिनिमम फोर्स की। ठीक है, अच्छा, अब Fs मैक्स का वैल्यू होता है कांस्टेंट, और वो फाइंड करते हैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल से। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में नॉर्मल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपको Fs मैक्स का वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, तुमको अगर ये समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ एंड रिजल्ट याद रख लेना, एंड रिजल्ट याद रख लोगे वो भी काफी है। अगर मैं Fs मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कितना है भाई साहब? नॉर्मल अगर देखोगे तो mg माइनस एफ साइन थीटा, नॉर्मल हमारे पास है mg माइनस एफ साइन थीटा का। अच्छा, फिर से जो मेरा हो गया है मैं उसको रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करना है, तो f cos थीटा का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए म्यू mg माइनस म्यू इंटू एफ साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। अब माइनस वाले टर्म को अगर मैं इधर भेज दूं, क्योंकि मेरे को f का वैल्यू चाहिए, तो मेरे को f का वैल्यू चाहिए, और f में अगर कॉमन बाहर निकाल दूं ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा is approximately equal to mu mg। इसका मतलब क्या हो गया, हमें f का वैल्यू मिल जाएगा, हमें f का वैल्यू मिल जाएगा, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, f is equal to mu mg divided by cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मेरे को ऐसा वैल्यू चाहिए। अब ये भी मेरा आंसर नहीं, क्योंकि अभी जो आंसर आया वो थीटा के टर्म्स में आ रहा है, वेरिएबल है, थीटा चेंज करेंगे तो f भी चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब आपको मैंने मैक्सिमम यहाँ पढ़ाया था, अगर मेरे को f का मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर मेरे को f का मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए क्या? लॉजिकल है ना भाई साहब, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतना छोटा होगा। तो अगर मेरे को फोर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब इसको, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कंसेप्ट यूज करेंगे। मान लो ये पूरे को मैं मान ले रहा हूँ, ये पूरे को मैं मान ले रहा हूँ y। अब y का वैल्यू मेरे पास कितना है, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये y का वैल्यू है क्या? मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट याद करो, ये जो y है वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, तो अगर थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट अगर नहीं याद है तो पहले जाके बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट देखो, फिर आपको समझ में आएगा। तो y के प्लेस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी थीटा। थीटा के टर्म्स में ये चेंज हो रहा था, तो जिसके टर्म्स में चेंज होगा उसके टर्म्स में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। और अगर लग रहा है कि सर डेरिवेशन तो मेरे को एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सिर्फ एंड रिजल्ट याद कर लेना, डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला। प्लस म्यू टाइम्स ऑफ cos थीटा, म्यू कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा। अब मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए, मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए ये जो पहली बार डिफरेंशिएशन के बाद जो टर्म आता है उसको जीरो से इक्वेट करते थे, ऐसा ही कुछ करते थे क्या? तो यहां पर अगर मैं dy अपॉन डी थीटा को मैं जीरो से इक्वेट कर दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा का वैल्यू अपने को मिलना चाहिए जीरो। ठीक है, इसका मतलब म्यू कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो tan थीटा का वैल्यू जो है, tan थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, कॉस को मैंने उधर भेज दिया, तो tan थीटा म्यू के बराबर आ रहा है क्या?
ये मेरा कंडीशन है जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये कंडीशन है जिसको यूज करेंगे। अभी भी आंसर नहीं मिला है भाई साहब, ये सिर्फ कंडीशन मिला है। जिसको भी लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हो, सर क्या बकवास पढ़ाते जा रहे हो, वो क्या करेगा, सिर्फ एंड रिजल्ट याद कर लेगा। जिसको डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए डेरिवेशन नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे नहीं भी डेरिवेशन समझ में आए, एंड रिजल्ट याद कर लो, मेडिकल का एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan थीटा का वैल्यू अगर म्यू है, अब देखो मेरे को f का वैल्यू चाहिए। f का वैल्यू क्या है, म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा ही वैल्यू चाहिए ना अपने को। अच्छा भाई साहब, अब मेरे को ना tan थीटा का वैल्यू अगर पता है तो मैं sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो एक ट्राइंगल बना लेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मैं ये ट्राइंगल को म्यू और इसका बेस 1 लिख सकता हूं अगर, तो हाइपोटेनस जो है उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर में। भारी भर का मैथ्स नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। अब फोर्स का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फोर्स मिनिमम कितना हो जाएगा, म्यू mg लिख दिया यहाँ पर, cos थीटा के प्लेस में, cos थीटा के प्लेस में अपन लिख देते हैं 1 म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा। अगर मेरे को साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो साइन थीटा है म्यू, म्यू स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब रह गया बस कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन करो और आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो आंसर हाजिर है। कैसा आंसर है भाई साहब, म्यू एम जी इधर है, ठीक है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर में है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, और ये रूट ओवर में है म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो एफ मिनिमम का वैल्यू जो आपको याद रखना है वो होता है म्यू एम जी रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये एंड रिजल्ट याद रखना है। डेरिवेशन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को डेरिवेशन बहुत भारी लग रहा है, तो आप छोड़ दे, डेरिवेशन छोड़ दे, सिर्फ ये याद रख ले कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जाए जिससे ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो उसका वैल्यू होता है म्यू एम जी रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सर जी। अब आज का दिन में सिर्फ क्वेश्चंस 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 कराऊंगा, तो मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर से सॉल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन, इसको बोलते हैं 2 मास सिस्टम क्वेश्चन, ठीक है। 2 ब्लॉक्स रहेंगे, 2 ब्लॉक सिस्टम क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर अप्रोच है। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अ 40 kg स्लैब, एक स्लैब है, स्लैब बी, जिसका मास कितना है, 40 kg का है, रेस्ट ऑन अ स्मूथ फ्लोर। इसको हमने एक स्मूथ फ्लोर पे रखा है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 0 है। at 10 kg block A, at 10 kg block A रेस्ट ऑन द स्लैब, स्लैब के ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक भी रख दिया है। द ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हमने क्या किया, ये जो ब्लॉक था ना उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है 100 न्यूटन का। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब्स, और क्वेश्चन में ये भी लिख लेते हैं एंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द, एंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये भी अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि ब्लॉक और स्लैब के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका स्टैटिक कोफिशिएंट का वैल्यू 0.6 का है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है, 0.4 का है। तो बेसिकली क्वेश्चन में अपने को क्या क्या जानना है, बेसिकली क्वेश्चन में अपने को ये 10 kg 40 kg वाले ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जानना है, और ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन है ये जानना है। इधर तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, इधर म्यू इक्वल्स टू 0 है, तो कोई फ्रिक्शन होगा नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम क्वेश्चन। अब जब भी 2 ब्लॉक सिस्टम क्वेश्चन आए ना, तो सॉल्व करने का क्या है, एक पर्टिकुलर तरीका है। अब जो भी मैं लिखता जाऊं या जो भी मैं बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनते जाना, उसको नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है ना यहाँ पर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये समझ में आना है कि क्या सर क्या होगा, ये 10 kg वाला ब्लॉक आगे चलेगा, 40 kg वाला ब्लॉक रुका रहेगा, या दोनों साथ में चलेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ये आइडेंटिफाई करना कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या दोनों ब्लॉक जो है वो अलग अलग चलेंगे। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा।
अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों जो ब्लॉक्स है वो साथ साथ चलने वाले हैं या अकेले अकेले चल रहे हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे सर, कैसे बता सकता है कोई देख के? तो उसको बताने का एक तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले तो आप ये अज्यूम कर लो, assume the two blocks, assume the two blocks as a system। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर? सिस्टम मान लेना क्या मतलब है? अगर मैंने ये बोला कि ये दोनों ब्लॉक सिस्टम है, इसका मतलब मैंने ये मान लिया है कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग, both the blocks both the blocks are moving with the same acceleration, with the same acceleration। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सबसे पहला हमको अजम्पशन ये ले लेना है कि अभी तुम्हारे को नहीं पता, तुम्हारे पास भी अगली बार से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो तुम सिर्फ देख के नहीं बोल सकते कि सर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों अलग अलग चलेंगे। तो उसके लिए क्या करने का होता है? सबसे पहले ये मान लो कि ये जो दोनों ब्लॉक्स है, ये जो दोनों ब्लॉक्स है, ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं, मान लिया सर। अब अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हमने सीखा है। सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये मैंने आपको तरीका बताया था। अब पूरे सिस्टम में अगर ध्यान से देखोगे 10 ए और बी, अगर मैं 10 केजी और 40 केजी वाले ब्लॉक को पूरे को सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम पे जो मैंने नेट फोर्स अप्लाई किया है ना, वो नेट फोर्स कितना है? 100 न्यूटन का है। ठीक है, और पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? तो 50 केजी का है। इसका मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आप दोनों ब्लॉक्स को, क्या तुम्हारे सिलेबस में 2 ब्लॉक सिस्टम ही होगा, जेई होता तो 3 ब्लॉक सिस्टम भी हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ 2 ब्लॉक सिस्टम कराऊंगा, वही आता है, उससे ज्यादा अपने पास नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास ये जो सिस्टम है या ये जो 2 ब्लॉक्स के अरेंजमेंट है, मैंने ऐसा मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे ढूंढते हैं? तो पूरे सिस्टम पर हमने देखा कि नेट फोर्स कितना है, तो पूरे सिस्टम पर मेरे को सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है 100 न्यूटन। बोलोगे सर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी तो है, ए और बी के बीच में, अगर ये ए और बी रफ है तो फ्रिक्शन भी तो होगा। बिल्कुल होगा भाई साहब, लेकिन तुम एक्शन रिएक्शन पेयर तो जानते हो ना। मान लो अगर ब्लॉक ए में फ्रिक्शन इधर लगता, तो ब्लॉक बी में उतना ही फ्रिक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता। क्या? जितना फोर्स ब्लॉक बी इस पे अप्लाई करेगा, ब्लॉक ए भी तो उस पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर तुम ए और बी पूरे को एक सिस्टम मान लोगे, तो जितना फोर्स इस तरफ था उतना ही फोर्स इस तरफ था, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? तो हमने ये बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप पहले काम क्या करोगे? दोनों को मान लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चल रहे हैं मतलब तुम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना लिख दिया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बिल्कुल सर, बात समझ में आई, अच्छी बात थी। ठीक है, अच्छा अभी ये जो 100 न्यूटन वाला ब्लॉक है ना, सॉरी ये जो 10 केजी वाला ब्लॉक है, इस पे ना मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। जो 10 केजी का ब्लॉक है, इस पे मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो 10 केजी वाले ब्लॉक पर तो कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? क्योंकि उसमें तो फोर्स है ना। अगर मैंने बोला कि सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, मतलब जो ब्लॉक ए है उसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और जो ब्लॉक बी है उसका भी एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ब्लॉक ए का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्लॉक बी का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स चाहे तो इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला सकता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। लेकिन ब्लॉक बी को कौन चला रहा है? सिस्टम मान लिया, बात एकदम सही था भाई साहब। सिस्टम मान लिया मैंने, सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, ए का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक बी को आगे कौन चला रहा है? ब्लॉक ए पर तो फोर्स था, ब्लॉक ए आगे भाग सकता है। ब्लॉक बी को आगे कौन चला सकता है? तो फ्रिक्शन चला सकता है। क्या? क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं, मैं आप और कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो फोर्स लगा सके। तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस पे फोर्स लग रहा है, जैसे ए वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो तो 100 न्यूटन के फोर्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अटेन कर सकता है। यहां पर फ्रॉम द डायग्राम
from the diagram it is clear that block B will move forward only because of friction. इसका मतलब ये जो ब्लॉक बी था, इस ब्लॉक बी में फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ब्लॉक बी में अगर आप सोचोगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे आगे होना चाहिए. क्यों सर? क्योंकि फ्रिक्शन अगर आगे नहीं होता तो ब्लॉक बी आगे नहीं चल पाता. अब यहां पर जो अपना मिसकंसेप्शन है ना, वो गलत होना स्टार्ट हो जाएगा. एक मिसकंसेप्शन लोग बना के रखते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है. अरे नहीं भाई साहब, बी वाला पार्टिकल जो रुका हुआ था इसको आगे कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन ही लेके जा रहा है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक बी जो था वो कभी चल भी नहीं पाता. इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो बी वाला ब्लॉक रुका रहता और ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे मूव करता रहता है. बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये जो ब्लॉक भी आगे बढ़ा है, उसको कौन आगे बढ़ा रहा है? उसको आगे बढ़ा रहा है यहाँ का फ्रिक्शन. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो कभी भी ब्लॉक भी आगे नहीं बढ़ पाता. बिल्कुल सही है. अच्छा, अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स रिक्वायर्ड क्या है सर? हमने ये तो पता लगा लिया कि ब्लॉक बी को जो आगे चला सकता है वो फ्रिक्शन ही चला सकता है. अच्छा, एफ रिक्वायर्ड का मतलब है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक बी. इस वाले केस में ब्लॉक बी को चलाने का जो मिनिमम फोर्स चाहिए होगा वो कितना होगा? मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक बी है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्योंकि मैंने अगर सबको सिस्टम मान लिया था तो मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक बी है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़े. मैं तो यही चाह रहा था ना. अच्छा, तो अगर ब्लॉक बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब जो फ्रिक्शन का रिक्वायर्ड वैल्यू है, क्योंकि ब्लॉक बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो लिखते हैं. अब इसका मास था 40 का और जो एक्सेलरेशन मेरे को चाहिए सिस्टम के लिए वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इसका मतलब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो 80 न्यूटन का हो गया क्या? सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. अरे बहुत सिंपल है भाई साहब. पहले मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं. क्या कर रहे थे? साथ साथ चल रहे थे. मतलब दोनों को सिस्टम मान के दोनों का सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. फिर वो ब्लॉक को देखो जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब जिस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी वाले ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. इसका मतलब ब्लॉक बी जो है अगर उसको आगे चलना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो कौन चला सकता है? तो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है वही चला सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं. तो हमने बोल दिया कि ठीक है भाई साहब, ब्लॉक बी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे मूव कराने के लिए जो फोर्स चाहिए वो मेरा फोर्स रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है. तो फ्रिक्शन जो मेरे को चाहिए वो आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 80 न्यूटन का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड आ गया. ठीक है. अब फ्रिक्शन जो है उसका एक लिमिटेड वैल्यू, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है. एक सरफेस के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं. हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है एफएस मैक्स, और एफएस मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल से. एफएस मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल से. अब यहां पर अगर देखोगे, जब मेरे को एफएस मैक्स निकालना है तो म्यूएस लेंगे ना यहाँ पर. तो क्वेश्चन में म्यूएस का वैल्यू कितना है? 0.6. और इसके ऊपर देखो, इसके अगर आप यहाँ पर नॉर्मल देखोगे, अब अगर यहाँ का फ्रिक्शन चाहिए तो इसके ऊपर वाला नॉर्मल देखना पड़ेगा ना. अगर यहाँ का फ्रिक्शन चाहिए ना तो यहाँ से नॉर्मल देखना स्टार्ट नहीं कर लेंगे, ग्राउंड से नॉर्मल नहीं देखेंगे. यहाँ का फ्रिक्शन चाहिए मतलब इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का जो नॉर्मल है. तो इस वाले 10 kg वाले ब्लॉक का अगर आप वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते तो mg का वेट मतलब 100 न्यूटन का वेट नीचे है और नॉर्मल ऊपर है, तो नॉर्मल का वैल्यू 100 हुआ क्या? नहीं समझ में आए तो एकदम ध्यान से सुनना जो मैंने बोला है. अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पर फ्रिक्शन चाहिए तो इस वाले पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा उसका वैल्यू जानना पड़ेगा ना. अब नॉर्मल कैसे जानेंगे? तो 10 kg का वेट नीचे लग रहा है, वही तो नॉर्मल क्रिएट करेगा 100 न्यूटन का. तो एफएस मैक्स में मैंने लिखा म्यूएस का वैल्यू 0.6 है और नॉर्मल का वैल्यू कितना है? नॉर्मल का वैल्यू 100 न्यूटन. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन. इसका मतलब जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो मैं इन दो सरफेसेस के बीच में जनरेट कर सकता हूं
फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो इन दो सरफेसेस के बीच में जनरेट किया जा सकता है वो 60 न्यूटन का है। ठीक है सर, मैंने एफ रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लिया और मैंने एफ एस मैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को दोनों को साथ साथ चलाने के लिए, देखो मैंने जब दोनों को सिस्टम मान लिया, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं ऐसा मैंने मान लिया, दोनों को साथ साथ चलाने के लिए जो फ्रिक्शन का रिक्वायर्ड वैल्यू था वो 80 न्यूटन का था क्या? अगर 80 न्यूटन का फ्रिक्शन यहां पर मिल जाता तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ब्लॉक भी आराम से मूव कर सकता था क्या? लेकिन दिक्कत ये आ गया कि यहां पर जो मेरा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो तो सिर्फ 60 न्यूटन का है, मतलब दोनों को साथ साथ चलाने वाला जो फोर्स है 80 न्यूटन, 80 न्यूटन का जो फोर्स रिक्वायर्ड था उतना तो कभी जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर देखना, एफ रिक्वायर्ड जो फोर्स चाहिए इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, if F required is greater than Fs max means the two block cannot move together, the two block cannot move together, the two block cannot move together। अगर F required का वैल्यू greater than Fs max है, ये याद रख लेने वाली बात है कि कभी भी अगर F required का जो वैल्यू है वो Fs max से ज्यादा हो जाएगा, मतलब दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ में नहीं चल सकते। दोनों ब्लॉक साथ साथ में कब चल पाएंगे ये भी लिख लेना, जब F required का वैल्यू लेस देन Fs max होता। जैसे मान लो यहाँ पर F required होता 40 न्यूटन, तो दोनों को साथ साथ रखने के लिए जो फोर्स जो फ्रिक्शन चाहिए, सॉरी जो फोर्स चाहिए था वो 40 न्यूटन का है, मैं मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन ला सकता हूँ 60 न्यूटन। तो अगर 40 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होती तो वो तो मीट किया जा सकता था ना, क्योंकि 60 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर म्यूएस का वैल्यू 0.8 होता ना तो आपका आंसर सही हो जाता, आंसर सही हो जाता मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने स्टार्ट कर देते। तो इतना करने के बाद अगर आपको ये स्टेटमेंट मिल गया ना तो इससे आप ये बता सकते हो कि ब्लॉक साथ साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे। एक बार जैसे ही आपको पता चल जाए कि दोनों ब्लॉक जो है वो अलग अलग चलेंगे तो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। मेरे को पता चल गया है, देखो दोनों साथ साथ, अगर यहां पर क्या होता, एकदम ध्यान से सुनना है नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर यहां पर F रिक्वायर्ड का वैल्यू 40 होता ना, मान लो F रिक्वायर्ड 40 होता, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो तो मैक्सिमम से छोटा है ना। अगर रिक्वायर्ड फोर्स मैक्सिमम से छोटा है मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, और दोनों साथ साथ चलेंगे तो जो मैंने सॉल्व कर लिया ना वही आंसर हो जाता। जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करके रख लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन अब तो खेल ही बिगड़ गया, मैंने ये माना था कि दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों साथ साथ चलने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए था वो 80 न्यूटन का चाहिए था, लेकिन जो मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं वो सिर्फ 60 न्यूटन का कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चलने वाले। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि दोनों साथ साथ नहीं चलने वाले तो क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब मेरे को इतना पता चल चुका है कि दोनों ब्लॉक्स जो है वो साथ साथ नहीं चलने वाले, तो दोनों ब्लॉक्स का अलग से एफबीडी बना लो। ये जो 10 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक बी का अगर मैं बारे में बात करूं, अब एक बात तो क्लियर हो गया कि सर इन दोनों के बीच में ना दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे मतलब दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी क्या, और अगर स्लिपिंग होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है। अगर स्लिपिंग होती है तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ काइनेटिक लगेगा क्या। उसी तरह यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ काइनेटिक लगेगा क्या। बहुत कंसेप्चुअल है, अगर तुमको हर एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा तो स्टार्टिंग का लेक्चर तुमने ध्यान से नहीं देखा है तभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर देखो मैंने क्या बोला, पहले तो हमने बोला कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, तो एफ रिक्वायर्ड के वैल्यू से आप क्या करोगे, मतलब एफ एस मैक्स और एफ रिक्वायर्ड के वैल्यू से पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे दोनों साथ साथ चलने वाले हैं या नहीं। अगर एफ रिक्वायर्ड का वैल्यू लेस देन एफ एस मैक्स है तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर नहीं है मतलब दोनों अलग अलग चलने वाले, स्लिप होने वाले। और अगर स्लिप होने वाले हैं भाई साहब तो जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन, और 10 kg के ब्लॉक में एक 100 न्यूटन का फोर्स और लग रहा था। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एफ काइनेटिक का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मल हमारे पास 100 न्यूटन का है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 का है, तो एफ काइनेटिक का वैल्यू 40 न्यूटन का हो जाएगा, 40 न्यूटन। यहां पर एफ काइनेटिक कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है। अब 10 kg वाले ब्लॉक का अगर मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फॉर 10 kg वाला ब्लॉक, तो नेट फोर्स कितना है, आगे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स है
और इसको रोकने वाला 40 न्यूटन का फोर्स है, तो इस पे नेट फोर्स 60 न्यूटन का लग रहा था, डिवाइडेड बाय उसका मास कितना है 10, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 10 केजी वाले ब्लॉक का है। ब्लॉक बी के बारे में अगर देखोगे तो सिर्फ एक फोर्स है 40 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो अगर ब्लॉक बी के लिए बात किया जाए तो ब्लॉक बी पर अपन देखे जो 40 केजी का ब्लॉक है उसका अगर एक्सेलरेशन देखे तो नेट फोर्स 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय उसका जो मास है वो भी 40 है, 0 से 0 मतलब ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, तो स्लिपिंग हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा होता तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया होता। क्लियर है क्या? मुश्किल लगेगा, नो डाउट ये आसान नहीं है, मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है समझना है। मैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? मैं बोलूंगा आप स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करना पहले क्वेश्चन को। सब कुछ सेम रख रहे हैं, मैं डायग्राम वापस से बना लेता हूं, सब कुछ सेम रखेंगे, बस फोर्स को नीचे वाले ब्लॉक पे लगा देते हैं। वही क्वेश्चन है 40 केजी 10 केजी, यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू 0.6, म्यू के का वैल्यू 0.4, ठीक है? यहाँ पे फिर से कोई फ्रिक्शन नहीं, म्यू इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर फोर्स लगा दे। इस बार फोर्स बस क्या कर रहे हैं, नीचे वाले ब्लॉक पर लगा रहे हैं। ये ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी है, 100 न्यूटन का फोर्स इधर का है। मैंने क्वेश्चन दे दिया है। फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था 40 न्यूटन। तो तीन आंसर्स क्या हो जाएंगे, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन और एक जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था वो। अब ये क्वेश्चन है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सिस्टम मान लेंगे। सबसे पहले मान लो दोनों को सिस्टम। अगर मैंने सिस्टम मान लिया तो पूरे सिस्टम का मास कितना है 50 केजी, अब पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है 100 न्यूटन। पहले तो यही सिस्टम मान लेना है ना, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 50 केजी, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन सिस्टम का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सर, समझ में आया। पहला काम तो ये करना, और ये काम बहुत ही आसान है भाई साहब, ये काम में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एफ रिक्वायर्ड कहां से कैलकुलेट करेंगे, अभी ब्लॉक बी पे तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ब्लॉक बी तो चल लेगा। ए वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा, ये जो ए वाला ब्लॉक है, इस ए वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा, इस ए वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन चला सकता है क्या? अगर कोई फोर्स नहीं है मतलब फ्रिक्शन चलाएगा। इसका मतलब फॉर ब्लॉक ए to move for block A to move with 2 meter per second square acceleration, for block A to move with 2 meter per second square acceleration in the forward direction, friction between friction for block A, friction for block A must act in forward डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं चाहता हूं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ए वाला ब्लॉक आगे मूव करे, तो कौन मूव कराएगा उसको आगे मूव कराएगा फ्रिक्शन। ये जो मैंने लिखा है नोट डाउन करके लिख लेना है। अच्छा भाई साहब, मतलब इस पे तो फ्रिक्शन लगना चाहिए आगे, इस पे फ्रिक्शन लगना चाहिए आगे। अब इस पे फ्रिक्शन आगे तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, ऐसा होगा, ठीक है? अब कैलकुलेट करते हैं एफ रिक्वायर्ड। कभी कभी स्क्रीन पॉज हो जाता है, पता नहीं अब स्क्रीन आ ही नहीं रही, कर्सर गायब हो गया मेरा। ओ कर्सर आगे। इसका मतलब एफ रिक्वायर्ड जो होना चाहिए, मतलब जो फ्रिक्शन मेरे को चाहिए जिससे दोनों ब्लॉक साथ साथ चल ले, तो ब्लॉक ए का मास कितना है 10, और ब्लॉक ए का मास 10 है और सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 का आया था, तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड जो है इस बार 20 न्यूटन का। क्या सर बहुत कम है फ्रिक्शन रिक्वायर्ड तो इस बार, बिल्कुल सही। अब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड से 20 न्यूटन का है। अच्छा, एफ एस मैक्स, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आप जनरेट कर सकते हो वो क्या होगा, म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल होगा। म्यू एस का वैल्यू कितना है, म्यू एस का वैल्यू 0.6, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल 100 का है, यहाँ पर 100 केजी का वेट,
वो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, तो नॉर्मल कितना है 100 का। तो एफ एस मैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एफ एस मैक्स का वाले मेरे पास 60 आ गया ना। अब देखो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन था वो एफ एस मैक्स से कम हो गया क्या? एफ रिक्वायर्ड का वैल्यू जो है वो एफ एस मैक्स से कम हो गया, मतलब जो चाहिए उससे कम है। जो चाहिए अगर उससे कम है, इसका मतलब जो अजम्पशन मैंने माना था वो बिल्कुल सही है क्या? अगर एफ रिक्वायर्ड लेस देन एफ एस मैक्स है, मतलब बोथ द ब्लॉक विल मूव साइमल्टेनियसली, बोथ द ब्लॉक्स will move simultaneously, दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। और कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। मतलब ये जो ब्लॉक है ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि एफ का वैल्यू कितना है, तो एफ एस मैक्स 60 है लेकिन रिक्वायर्ड कितना है 20। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन बहुत ही समझदार फोर्स है, जितना जरूरत होगा उतना ही खर्च करेगा। तो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है वो 20 न्यूटन का है, तो दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन है 20 न्यूटन। अब तुमको ना, अगर तुमको स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स नहीं अगर समझ में आएंगे ना तो तुमको एकदम अजीब लग रही होगी सारी बातें, तुमको लग रहा है सर क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी बोले जा रहे हो तब से। फ्रिक्शन बहुत ही शानदार फोर्स है, बहुत ही कंसेप्चुअल, अच्छों के पसीने छुड़ा देगा फ्रिक्शन, ऐसा फोर्स है। फ्रिक्शन समझो, मतलब फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन बहुत काम का चीज है। फ्रिक्शन बिना फ्रिक्शन के तुम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अच्छा खासा मोशन नहीं हो पाता, ये जो चलना फिरना घूमना घूमना जो भी है ना वो फ्रिक्शन के कारण है। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सब नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमेशा का लॉकडाउन लग जाता है, ऐसा समझो। ये मेरा आंसर है। 2 क्वेश्चन का मैंने करा दिए हैं, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन के बहुत सारे वैरायटी आपको डीसी पांडे में मिल जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम मास ऑफ ब्लॉक सी। एक ब्लॉक है ब्लॉक सी, इसका मिनिमम मास चाहिए विच शुड बी प्लेस्ड ओवर ए। एक ब्लॉक है ए 6 केजी का जिसके ऊपर एक ब्लॉक सी रखा हुआ है। अच्छा, ए से कनेक्टेड एक धागा और इससे कनेक्टेड है ब्लॉक बी। ब्लॉक बी कितना है 4 केजी का है। अब ये बोला गया है कि ब्लॉक सी का, मतलब ब्लॉक सी का मिनिमम मास कितना रहे जिसको मैं ब्लॉक ए के ऊपर रखूं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। मतलब ये जो 6 केजी का ब्लॉक है ना, इसको आगे नहीं जाने देना है। मतलब ये बोला गया है जैसे ये जो 4 केजी का ब्लॉक है अपने वेट के कारण नीचे जाना चाहेगा, जब ये नीचे जाता रहेगा तो इससे कनेक्टेड हर एक पॉइंट नीचे जाने की कोशिश करेगा। मतलब 6 केजी वाला ब्लॉक आगे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा क्या? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ना ये 6 केजी वाला जो ब्लॉक है वो नहीं मूव करे, तो एक ही केस में नहीं मूव कर सकता है। अगर मैं बात करूं, देखो मैं ना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए एमबीडी बना देता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। मान लो अगर मैं बात करूं ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी के लिए अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, तो एक तो इसका खुद का वेट नीचे लगेगा 40 न्यूटन का, और ऊपर लगेगा इस पे टेंशन टी। एक तो इस पे नीचे लगा वेट 40 न्यूटन का और ऊपर लगा इस पे टेंशन टी। वही टेंशन टी यहाँ पर भी लगेगा, वही टेंशन टी यहाँ पर भी लगेगा, वही टेंशन टी यहाँ पर भी लगेगा। बात समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये 6 केजी और ये जो सी ब्लॉक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में मेरे को ये चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रुका रहे, यही तो ना, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, मतलब अगर ये नहीं मूव करेगा तो ये भी नहीं मूव करेगा। अब अगर ये दोनों नहीं मूव करेंगे मतलब दोनों का जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो सेम है ना, 0। अच्छा, इसका मतलब मैं 6 केजी वाले ब्लॉक और सी वाले ब्लॉक को एक सिस्टम मान सकता हूँ। तो मैं बना लेता हूँ, ये 6 केजी का ब्लॉक है इधर और इसके ऊपर मैंने एक सी केजी का ब्लॉक रखा है, ठीक है, उसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अब ये जो 6 केजी वाला ब्लॉक है इस पर अगर आप देखोगे तो ये टेंशन जो है, ये जो टेंशन फोर्स है वही तो इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो टेंशन फोर्स है वही तो इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेंशन है ना उसको नहीं ले जाए, वो जो टेंशन है वो उसको नहीं ले जा सके। तो टेंशन उसको नहीं ले जा पाएगा, उसका एक ही कंडीशन है क्या, अगर टेंशन का वैल्यू यहाँ के फ्रिक्शन फोर्स से, अब अगर ये सरफेस रफ है तो अगर टेंशन का वैल्यू जो है वो लेस देन म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल हो जाए या लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू को होगा तो ये नहीं स्लाइड करेगा क्या? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है अपने को। अच्छा, अब टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन इस वाले कंडीशन से निकालेंगे। साफ साफ देखो, ब्लॉक बी को अगर नहीं चलना है, ब्लॉक बी को अगर नहीं चलना है मतलब ब्लॉक बी इक्विलिब्रियम में,
ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टेंशन का वैल्यू कितना है, 40 न्यूटन का है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 40 से छोटा होना चाहिए म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल का वैल्यू। और नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये जो सिस्टम है अगर मैं बोलूं कि इसमें आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल क्या कर रहा है, 6 kg और ये c kg का जो वेट है, दोनों के कारण जो नॉर्मल आएगा उसका नॉर्मल ऐसा कुछ लिखेंगे क्या, 6 + c इंटू 10। जो नॉर्मल है यहाँ पर देखो, इसका भी वेट 60 इधर नीचे लग रहा है और इसका भी वेट c इंटू 10 होगा। ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ के ग्राउंड के नॉर्मल से बैलेंस हो रहा होगा क्या। अब म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल मतलब इसका वेट प्लस इसका वेट, तो 6 + c इंटू 10 लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दो, तो यहां पर क्या आ रहा है, 4 लेस देन इक्वल टू म्यू एस और क्या आ गया, और यहां पर आ गया 6 + c। अच्छा म्यू एस का वैल्यू भी कुछ उन्होंने दे रखा है, म्यू एस का वैल्यू उन्होंने 0.4 दे रखा है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा स्पेस भी खाली कर दो, जगह चाहिए। सीधा ऐसा मतलब ये है ना कि अगर ये जो ब्लॉक है 6 kg + c kg का जो ब्लॉक है वो तभी नहीं चलेगा आगे जब टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। तो 4 लेस देन इक्वल टू म्यू एस कितना था, 0.4। एक और गाना है, पूरा बदन पूरा इलाका, मतलब पता नहीं वो क्या है, गाना गा रहे हैं कि जमीन दिखा रहे हैं, मैंने ना झाका, रहे नहीं झाका भाई, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। सबसे खतरनाक गाना तो ये है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, अरे खर्रा खाता है और क्या करता है, थोड़ा पैसे वैसे होते तो पान मसाला खा सकता था, और अच्छे पैसे और दारू वारू पी लेता, पैसे ही नहीं बेचारा, खरा खा रहा है। दिमाग खराब कर रखा है आज के गानों ने, गजब बेचती है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, सी का वैल्यू मिल जाए, कैसे देखो, 0.4 को इसको मैं अगर 0.4 को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 4, 0.4 को मैंने उधर ले गया, लेस देन 6 + c, ये 1 हो गया, ये हो गया 10, तो 10 - 6 लेस देन c, मतलब 4। इसका मतलब ये है ना कि C वाला जो ब्लॉक है, मतलब C जो ब्लॉक है उसका तुम वैल्यू 4 kg से ज्यादा कुछ भी रख दो। 4 देखो यहाँ पे क्या है, C का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 4 आ रहा है क्या, अच्छा मिनिमम बोला रहा, अच्छा C का वैल्यू लेस देन 4 मतलब मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4। या तुम C का वैल्यू 4 से कुछ भी ज्यादा रख दो, C का वैल्यू तुम 4 से कुछ भी ज्यादा रख दो, वो जो सिस्टम है वो नहीं स्लाइड करने वाला। तो मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 4 kg का है जो आप रखोगे, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ, तो कि आपको बेनिफिट मिले, आप डीसी पांडे आराम से सॉल्व कर सको। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन गिवन टू द ट्रॉली। एक ट्रॉली था, ऐसा ट्रॉली है कैपिटल एम मास का, और उस ट्रॉली के ना एज में, मतलब एक ऐसा ट्रॉली है, ऐसा बॉक्स के जैसा ट्रॉली है, और वो ट्रॉली से लगा हुआ क्या है, एक एम डैश ऑब्जेक्ट का मास है। एक ऐसा एम डैश ऑब्जेक्ट का मास है, मतलब ये ट्रॉली है और ट्रॉली में एक ऐसा एम डैश ऑब्जेक्ट का मास ऐसे लगा हुआ है सामने से, ठीक है, ट्रॉली और इसके ऊपर एक एम डैश ऑब्जेक्ट का मास। अच्छा, given to the trolley so that the block does not fall। और ये बोल रहे हैं कि इस ट्रॉली को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए so that this m dash block will does not fall। अच्छा ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रॉली है, मान लो ये ट्रॉली है, ट्रॉली से अटैच ये जो ब्लॉक है, इस ट्रॉली को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए जिससे ये जो ब्लॉक है वो उसमें स्लाइड करके ऐसे नीचे ना गिरे। यहाँ पर ट्रॉली और इस ब्लॉक के बीच में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, ये जो ट्रॉली और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो म्यू का गिवन है। ये एम डैश पे ना क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका वेट दिखाएंगे एम डैश जी, ठीक है, फिर यहाँ पर नॉर्मल दिखाएंगे क्या, और नॉर्मल ऐसे ऊपर की साइड में दिखाएंगे क्या, नॉर्मल दिखाएंगे ना, नॉर्मल ऊपर की साइड में दिखाएंगे, गलत। नॉर्मल मैंने आपको बताया है हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगना है। अगर ये कांटेक्ट है तो इस बार नॉर्मल जो लगेगा वो इस साइड में लगेगा। आधी दुनिया तो ऐसे ही परेशान थी कि सर नॉर्मल तो ऊपर लगता है हमेशा, इस बार तो आपने गेम ही चेंज कर दिया, ठीक है। नॉर्मल जो होगा वो हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा ऊपर लगता है, इस तरह से मत याद रख लेना।
ये कांटेक्ट था यहाँ पर, तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर में मैंने नॉर्मल लगा दिया, इसका वेट m डैश जी है। अच्छा, अब ये m डैश जी को मेरे को रोकना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि m डैश जी जो है ना वही इसको गिराने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जब भी क्वेश्चन, अब ये अगर मैं ट्रॉली के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करूं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली कैसा फ्रेम है? ट्रॉली खुद एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रॉली खुद एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ट्रॉली जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्या? सर एक तो पहले ही सूडो फोर्स नहीं समझ में आया था, फ्रिक्शन भी नहीं समझ में आ रहा था, अब सूडो और फ्रिक्शन दोनों मिला दिया, अब तो घंटा समझ में आएगा कुछ भी। तो घंटा आए या बैंड बाजा आए, कुछ भी आए, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मतलब ट्रॉली एक ऐसा फ्रेम है जो खुद ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा था। अब अगर ट्रॉली के फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने को यूज करना पड़ेगा सूडो फोर्स। अब सूडो कैसे यूज करेंगे सर? तो देखते हैं कब, कहां, कैसे वाला कंसेप्ट याद करते हैं फिर से। कब सूडो कब यूज करते हैं? जब फ्रेम एक्सेलरेटेड है। बिल्कुल, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्रॉली एक्सेलरेटेड है, बिल्कुल सही है। कब का आंसर मिल रहा है। कहां अप्लाई करना है अपने को? तो इस बार किस ब्लॉक को एनालाइज करने वाले हैं? एम डैश वाले ब्लॉक को एनालाइज करेंगे। अगर एम डैश वाले ब्लॉक को एनालाइज करेंगे मतलब एम डैश वाले ब्लॉक पर सूडो लगाएंगे। कैसे अप्लाई करना है? तो कैसे अप्लाई करने का मतलब होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स्ड। ऑब्जेक्ट का मास एम डैश का है और फ्रेम का एक्सेलरेशन अगर ए का आगे है, तो जो सूडो लगेगा यहाँ पर रिवर्स करके लगाओगे तो एम डैश ए का सूडो इधर लग जाएगा क्या? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, देखो कैसे मैं कैसे सॉल्व करता हूं। अब अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन, ये जो ब्लॉक है वो तो इक्विलिब्रियम में, ब्लॉक तो स्लाइड नहीं कर रहा, हमने तो ये बोला ना कि विद रिस्पेक्ट टू। अब ये जो ब्लॉक है, जितने एक्सेलरेशन से ट्रॉली आगे गया है उतनी एक्सेलरेशन से एम डैश भी आगे जा रहा है। कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि अगर दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम नहीं होता, मान लो एम डैश का एक्सेलरेशन कम होता और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, तो वो तोड़ता हुआ, वो जो ट्रॉली वो ब्लॉक को तोड़ता हुआ आगे निकल गया होता। या अगर दोनों का अलग अलग होता तो वो छूट गया होता और ये नीचे गिर गया, मतलब जो एम ट्रॉली है वो पीछे रह जाता और वो नीचे गिर गया होता। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, साथ में ऐसे चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट बना के साथ में चल रहे हैं, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है क्या? तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस बात करूं ना, अलोंग एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम है। कैसे पता चला सर इक्विलिब्रियम है? क्योंकि अगर तुम ट्रॉली पर बैठ जाओगे, ट्रॉली के फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर तुम ट्रॉली पे बैठ के इसको देखोगे तो तुम्हें तो वो चिपका हुआ दिखेगा ना, चिपका हुआ दिखेगा मतलब वो क्या है, जितने एक्सेलरेशन से तुम चल रहे हो उतने एक्सेलरेशन से ये भी चल रहा है, तो तुम्हारे लिए तो ये रुका हुआ है ना। अगर ये रुका हुआ है तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं क्या, जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। तो n इक्वल्स टू m डैश ये लिख सकते हैं अलोंग x एक्सिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर, समझ में आ रहा है। अलोंग y एक्सिस ये जो ब्लॉक था m डैश g के कारण नीचे गिरना चाह रहा है। अब जैसे ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग होनी स्टार्ट होगी, जैसे ही रिलेटिव स्लिपिंग होनी स्टार्ट होगी फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वैल्यू m डैश g के इक्वल होना चाहिए क्या? क्यों सर m डैश g के इक्वल क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने बोला है कि कितना मिनिमम एक्सेलरेशन दिया जाए जिससे ब्लॉक डज नॉट फॉल, ये जो ब्लॉक है उसको गिरने नहीं देना है। इसका मतलब y डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा तभी तो नहीं गिरने देना है। अच्छा, अब फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं fs मैक्स लगाऊंगा ना, मिनिमम बात हो रहा है, मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ये इक्वल होना चाहिए m डैश इनटू g के। अच्छा, क्वेश्चन में म्यू एस का वैल्यू म्यू है और नॉर्मल का वैल्यू m डैश इनटू a है क्या? इक्वल्स टू m डैश g होना चाहिए। m डैश से m डैश गायब कर दो तो a का जो वैल्यू है g डिवाइडेड बाय म्यू, ये अपना आंसर। बात समझ में आया क्या? फ्रिक्शन जो है बहुत ही समझदार फोर्स है। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि कांटेक्ट बना रहे, जैसे ही कांटेक्ट छूटना स्टार्ट हो जाएगा, जब भी तुमको फ्रिक्शन के डायरेक्शन में प्रॉब्लम होना, ऐसा सोच लेना कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर चलता, ब्लॉक जिधर भी चलता बिना फ्रिक्शन के उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा देना। अब जब भी मिनिमम के बारे में बात किया जाए, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम, जैसे इस तरह क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि मेरे को चाहिए कि एक्सेलरेशन मिनिमम, कम से कम एक्सेलरेशन में काम हो जाए, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए तभी तो कम से कम एक्सेलरेशन में काम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कितना लगेगा? तो म्यू एस इनटू नॉर्मल। सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब
नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली कल होने वाला है, कल मैं कराऊंगा। उससे पहले ना तुम ये कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 243, तुम्हारे पैकेज में पेज नंबर 243 में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बोलूंगा एक बार आप उनको ट्राई करके देखें, नहीं बनेगा तो हम है सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वाले क्लास में ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए भाई साहब आज इतना ही रहने देते हैं।